नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। इरफान और शाहिद ने उस लड़की की बात सुनी और उन दोनों ने उस लड़की को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उनके मुंह से बस इतना ही निकला, मीरा सोलंकी। जब मीरा ने उन दोनों की तरफ देखा तो उसने ताली बजाते हुए कहा, वाह, सारे नपुंसक यहाँ आकर बैठे हुए हैं। शाहिद और इरफान कोई मीरा की बातें सुन गुस्सा आने लगा। इरफान ने मीरा को देखते हुए कहा, मीरा अपनी हद में रहो, वरना तुम यह पूरे शोभनाथ में देखने के लायक नहीं रही। मीरा ने भी इरफान को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, यह बात हमें तुम्हें बताना चाहिए। छोड़ दो इस लड़की को, वरना तुम्हारा खानदान शोभनाथ में देखने लायक नहीं रहेगा। शाहिद ने मीरा को देखते हुए कहा, देख मीरा, यह लड़की यहाँ से जाएगी नहीं। पहले यह लड़की, हाँ, पर एक रात हमारे साथ रहेगी, फिर जहाँ चाहे तो ले जा सकती हूँ। जब मीरा ने इरफान की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने गुस्से से अपनी कमर से कटियार निकाल कर इरफान की तरफ फेंका। कटियार जाकर सीधे इरफान के पैरों के पास जमीन में गड़ गया। इरफान की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। मीरा ने इरफान और शाहिद को नफरत से देखते हुए कहा, यह तो बस ट्रेलर है। अगर वह लड़की मेरे पास नहीं आई तो तुम्हें मौत का मंजर दिखाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शाहिद ने मीरा को देखते हुए कहा, मीरा अपनी हद में रहो, तुम जानती नहीं हो मेरे पिता कौन है। मीरा ने शाहिद का मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरे पूरे खानदान को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा पिता एक निहायती घटिया विधायक है और तुम उसकी बिगड़ी हुई औलाद हो। शाहिद ने मीरा को धमकी देते हुए कहा, बस मीरा, अब एक भी शब्द मेरे पिता के लिए मत निकालो, वरना यहीं तुम्हें मार देंगे हम। मीरा ने शाहिद को देखते हुए कहा, मैं इतनी औकात सुअरों में इतनी औकात कहाँ कि वह शेरनी को मार सके। जब शाहिद ने खुद के लिए सुअर शब्द सुना तो उसे गुस्सा आने लगा और उसने अपने आदमियों से कहा, यह लड़की यहाँ से जिंदा बचकर जानी नहीं चाहिए और इसका ऐसा हाल करो कि पूरा शोभनाथ में यह मुंह दिखाने लायक ना रहे। इतना सुनते ही शाहिद के आदमी मीरा की तरफ बढ़ने लगे। मीरा भी उनको अपनी तरफ बढ़ता देख वह भी सतर्क हो गई, पर वह इतने आदमी को देखते देख वह डरी नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जैसे कि किसी को अपना पसंदीदा खेल खेलने के लिए मिल गया हो। तभी पीछे से निकिता और वंदना जी भी आ गए। वंदना जी इतने लोगों को देखकर डर गई थी। उन्होंने डरते हुए निकिता से कहा, निकिता देखो, कुछ हो ना जाए मीरा को। निकिता ने शांत कराते हुए कहा, अरे चाची, टेंशन मत लो, यह तो दीदी को वॉर मौके हैं। वह हर दिन इतने लोगों को मार सकती हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप बस पिक्चर का मजा लीजिए। आपको चिप्स वगैरह खाने हैं। वंदना जी निकिता की ऐसी बातों पर उन्हें आंखें फाड़ देखने लगी और निकिता बेशर्मी से अपने पॉकेट में रखे हुए कैडबरी निकाल कर खाने लगी। इधर शाहिद के आदमियों ने मीरा पर वार करना चालू कर दिया था। मीरा उनसे बेखौफ होकर लड़े जा रही थी। एक आदमी ने हॉकी स्टिक से मीरा के सर पर वार करना चाहा, पर मीरा ने उसे अपने एक हाथ से रोक लिया और उससे वह हॉकी स्टिक छीन ली और वही हॉकी स्टिक उसके सर पर दे मारी, जिससे उस आदमी का सर फूट गया और वह आदमी कराते हुए नीचे गिर गया। निकिता पीछे से कमेंट्री कर रही थी, बल्लेबाज ने अपना छक्का जोड़ दिया है और वह अब चौके की तरफ से फिर से। मीरा ने एक आदमी के गुफ्तान पर लात मारी तो निकिता ने कहा, यह बल्लेबाज ने एक आदमी का विकेट गिरा दिया है। वंदना जी मीरा को ऐसे लड़ते देख हैरान भी थी और निकिता को ऐसे बातें करते देख मुस्कुरा भी रही थी। तभी उनकी नज़र अपनी बेटी पर जाती है जो कि बेसुध सी जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, और वह भी मैदान में कूद पड़ती हैं। वंदना जी ने एक आदमी के बाल को पकड़ा और उसका सिर दीवार से भिड़ा दिया। वहीं निकिता और मीरा वंदना काकी को ऐसे लड़ते देख वह भी हैरान हो गई। मीरा ने एक आदमी को निपटाते हुए कहा, वाह काकी, तुम भी लड़ने लग गई। हमें पता भी नहीं था कि तुम इतनी अच्छे से लड़ते हो, इतनी अच्छे से। काकी मीरा को देखकर
बोली, एक माँ अपने बच्चे के लिए शेरनी भी बन जाती है, यह तो साले शुअर है। तुम्हें देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। इरफान और शाहिद अपने आदमियों को मारता देख उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने सीधा मीरा की तरफ गोली चला दी। मीरा की तरफ गोली चलते देख वंदना काकी ने मीरा को धक्का दिया और वह गोली वंदना काकी के बाजू पर लग गई और उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। जब मीरा ने वंदना काकी की तरफ देखा तो उनकी आंखें गुस्से से और नफरत से लाल हो गई। निकिता भी अब वंदना काकी के पास आ गई और वंदना काकी के हाथ से खून बहता देख वह भी अपने रुद्र रूप में आ गई। मीरा ने पहले दो आदमियों को पकड़ा और सीधा उनके गला दबा दिया और एक की मुंडी मोड़ दी। दोनों जाकर जमीन पर गिरे। वहीं निकिता ने अपने पैरों में बंधी कटियार निकाली और सीधे एक आदमी के ऊपर हमला कर दिया। वह कटार उस आदमी के गले में लग गई। वह आदमी नीचे गिर गया। अब दोनों बहनें किसी शेरनी की तरह आदमियों का शिकार कर रही थी। वहीं इरफान और शाहिद उन्हें अपने आदमियों को मारते देख डर के मारे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। दोनों लोगों को भागते देख मीरा ने निकिता से कहा, निकिता तू एम्बुलेंस बुलाओ, तब तक मैं इन दोनों को देखती हूँ। मीरा ने भी अपनी बहन के कहे मुताबिक कर दिया था। उसने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। मीरा इरफान और शाहिद की तरफ बढ़ने लग गई थी। पहले तो शाहिद ने गोली चलाना चाहा पर उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। मीरा ने शाहिद को देखते हुए कहा, क्या हुआ? गोलियां खत्म हो गई और तुम्हारी हिम्मत भी खत्म हो गई? तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, तो कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? साहिल साहिद डर से कांपते हुए मीरा से कहता है, तू 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 दूर रहो मुझसे। तुम हमसे तुम जानती नहीं हो। अगर मेरे पिता को पता चला तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? इरफान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। इधर मीरा उनकी एक ना सुन रही थी। मीरा ने देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता आए या आज या भगवान भी आ जाए, वह भी तुम्हें आज मुझसे बचा नहीं सकते। तुमने एक लड़की के साथ और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। तुम तो ऐसे जा नहीं सकते हो। पीछे से एम्बुलेंस का सायरन बजने लगा और मीरा का ध्यान उन दोनों से ओझल हो गया क्योंकि मीरा की पहली प्रायोरिटी थी वंदना क्योंकि मीरा की पहली प्रायोरिटी थी वंदना और सेजल को हॉस्पिटल पहुंचाने की, इसलिए एम्बुलेंस के पास वो चली गई। दोनों को शिफ्ट कर इरफान और शाहिद की तरफ बढ़ने लगी। जब मीरा ने देखा वह दोनों अपनी जगह पर नहीं थे क्योंकि एम्बुलेंस आई थी, इसलिए उन्होंने उसका फायदा उठाकर वह फार्म हाउस से भागने लगे थे। तभी मीरा को रेतीली समुद्र किनारे दो लोगों के भागते हुए देखा तो मीरा के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने निकिता को कहा कि इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कर दे, तब तक हम भी इन्हें निपटा के आते हैं। तभी मीरा भी उन दोनों के पीछे भागने लगी। शाहिद और इरफान समंदर किनारे भाग रहे थे और कुछ ही दूरी पर मीरा उनके पास भाग रही थी। आगे आगे शाहिद और इरफान और पीछे मीरा। ऐसा लग रहा था दो चूही के पीछे एक बिल्ली पड़ी हो शिकार के लिए। तभी मीरा को समुद्र किनारे एक लकड़ी पड़ी हुई दिखी। उसने वह लकड़ी उठाई और सीधा घुमाकर शाहिद और इरफान के पैर पर निशाना लगाया, जिससे वह दोनों नीचे गिर गए। मीरा धीरे धीरे उनके पास चलती हुई आ रही थी। वह दोनों मीरा को देखकर डर गए। आजू बाजू भीड़ जमा हो गई थी। आपको पता ही होगा, भीड़ को बस तमाशा चाहिए जिन्हें वह एंटरटेनमेंट का मजा ले सके। यहाँ पर मीरा उन दोनों के पास चलते आ रही थी और मीरा उनके पास पहुंच गई। फिर मीरा ने उन दोनों के बाल को पकड़ा और कहा, बड़ा शौक है ना तुम्हें लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना, तो अब देखो तुम्हारी इज्जत का इस भरे बाजार में कैसे तमाशा बनाती हूँ। इस भीड़ में एक शख्स था जो बड़े गौर से मीरा को देख रहा था। यह शख्स और कोई नहीं, आर्यन सिंह राठौर था, जो कि समंदर किनारे टहलने आया था। जब उसने भी भीड़ को देखा तो वह भी यहाँ आ गया और यह नज़ारा देखकर वह भी हैरान हो गया। पहले मीरा ने उन दोनों को मार मारकर अधमरा कर दिया था। फिर बाद में भीड़ में से किसी को कालीन लाने को कहा। फिर उनके चेहरे पर कालिक लगा दी और उनके कपड़े फाड़ दिए और सब लोगों को कहकर उनके चप्पल देने को कहा और उन दोनों के गले में चप्पल माला पहना दी। आर्यन यह सब बड़े गौर से देख रहा था। उसने कभी मीरा को देखा नहीं था, तो इसलिए अब उसे पता नहीं कि यह मीरा है। तब तक वहां पर पुलिस की गाड़ी का शायरन बजने लगा और पुलिस वहां पर पहुंच गई। पहले पुलिस ने भीड़ को दूर किया और फिर मीरा के पास चली गई। मीरा ने पुलिस वाले को देखते हुए कहा, हमेशा की तरह आप लोग लेट हो गए हो। पुलिस वालों ने शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुका ली और उन दोनों को अरेस्ट कर वहां से चले गए। शाम के 6 बजे शोभनाथ मंदिर के प्रांगण में भजन की आवाज गूंज रही थी। सारे लोग
आस्था भाव से हाथ जोड़े वहां बैठे हुए थे। एक लड़की जिसने सफेद कलर शलवार कमीज पहनी हुई थी। देखने में वह लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंखों में काला काजल, खुले हुए बाल, हल्के लाल होंठ, गहरी काली आंखें जिसमें कई राज छुपे हुए थे। उसके हाथ में एक वीणा था। वह उसे बजा रही थी और भजन गा रही थी। यह लड़की कोई और नहीं, मीरा थी। और उसके बाजू में मीरा की बहन निकिता तबला बजा रही थी। साथ ही भजन गाने में मंदिर के प्रांगण में मीरा की मधुर आवाज गूंज रही थी। वहीं मंदिर के आजू बाजू के लोग वहीं इस आवाज को महसूस कर रहे थे, जो कि बेहद मधुर थी। मुख पर तेज, अंग भभूति, गले सर्प की माला, माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला, अंतर अंतर्यामी, सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला, तीनों लोकों में बांट रहा है ये दिन रात उजाला। मीरा यहाँ आरती गा रही थी, वहीं बाहर उसका भविष्य खड़ा हुआ था। मतलब मंदिर के प्रांगण में गाड़ियों का काफिला खड़ा हो जाता है। गाड़ियों के काफिले में से एक रौबदार पर्सनालिटी बाहर निकलती है। यह आर्यन सिंह राठौर था, जो आज का मंदिर में दर्शन के लिए आया था। जब आर्यन मंदिर के प्रांगण में आता है तो उसे मीरा की सुरीली आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनते ही आर्यन बेचैन हो जाता है और बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगता है। वह अपने मन में कहता है, यह आवाज मैंने सालों पहले सुनी थी, पर अब तो वह इस दुनिया में नहीं है। तो आवाज कैसे? तभी वो पीपल के पेड़ के पास रुकता है, गहरी सांस लेता है। वहां पर एक ज्योतिषी था, जो आर्यन को इतना बेचैन होते हुए देख रहा था। यह वही ज्योतिषी था जिसने मीरा का भविष्य बताया था। ज्योतिषी अंधा था, इसलिए अपने पास किसी का एहसास महसूस कर सकता था। महसूस कर कहता है, तुम भी यहाँ आ ही गए। तुम्हें भी तुम्हारी नियति यहाँ लेकर आ गई। यहाँ अकेले आए हो, पर जाते वक्त अपने साथ एक एहसास लेकर जाओगे। जो तुम्हें अब बेचैनी हो रही है, वह इससे भी ज्यादा होने वाली है। नियति ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख कर रखा है जिसे तुम खुद झुठला नहीं पाओगे। ज्योतिषी की ऐसी बातें सुनकर आर्यन उसे कहता है, आप क्या कह रहे बाबा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और नियति ने हमारे लिए क्या लिखा है? यह नियति नहीं, हम तय करते हैं। जाते वक्त जो चीज हम ले जाना चाहते हैं वही ले जाएंगे। इतना कहकर आर्यन अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकालकर ज्योतिषी के सामने रख देता है और कहता है, यह लीजिए बाबा, आप भी क्या याद रखोगे? ज्योतिषी उन पैसों की गड्डी को छू कर कहता है, यह सब मोह माया है और हम इसके परे हैं। जो तुमने यह मुझे कागज की गड्डी दी है ना, वह मेरे लिए मात्र एक माया के सिवा कुछ नहीं है। इसे उठा लो और यहाँ से चले जाओ। जो तुम्हारी नियति में था वही मैंने तुम्हें बताया है, और मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं महादेव का संदेश वाहक हूँ। इतना कहकर ज्योतिषी वहां से उठकर चला जाता है। आर्यन उन्हें जाते हुए देख रहा था। अंधा ज्योतिषी जा चुका था और आर्यन उन्हें जाते हुए देख रहा था। वहीं मंदिर के अंदर भजन खत्म हो गया था, आरती का वक्त हो गया था। आर्यन भी अब मंदिर के अंदर आ चुका था। वहीं उसके बाजू में उसका असिस्टेंट संग्राम बाजू में खड़ा हुआ था। मंदिर में शंकरनाथ हुआ और आरती आरंभ हो गई। वही मीरा आरती गा रही थी। उसकी आरती से पूरा मंदिर का माहौल मनमोहक हो गया था। साथ ही मंदिर के घंटों की आवाज और समुद्र की लहरों की आवाज उसका साथ दे रही थी। आर्यन इस आवाज को सुनकर बेचैन हो गया था। भीड़ की वजह से उसे आरती गाने वाली लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे शक तब हुआ और उसने कुछ लोगों को हटाकर उस लड़की की तरफ, जब उससे सब्र नहीं हुआ तो उसने कुछ लोगों को हटाकर उस लड़की की तरफ जाने लगा। फिर भी उसे उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसे उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। उस लड़की ने, मतलब मीरा ने, अपने सिर पर अपना दुपट्टा ओढ़ लिया था। इस वजह से आर्यन को उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद आरती खत्म हो गई और मीरा प्रसाद लेकर बाहर चली गई। आर्यन को भी अब रास्ता मिल गया था आगे जाने के लिए, इसलिए वह आगे चला गया, पर उसे मीरा कहीं नहीं दिखी। तभी उसके पीछे से संग्राम आकर आर्यन से कहता है, कुंवर शाह, आप किसे ढूंढ रहे हो? आर्यन अपनी बेचैनी छुपाते हुए संग्राम से कहता है, किसी को नहीं, बस ऐसे ही। तभी संग्राम आर्यन से कहता है, कुंवर शाह, हमें जमीन के सिलसिले में मिस सोलंकी से मिलना है। हमने पता किया है, वह हर शाम यहाँ आरती पर आती हैं। जब आर्यन ने मीरा का नाम सुना तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा, क्योंकि आर्यन सिंह राठौर को गुजरात लाने वाली एक मीरा ही थी जिसने आर्यन सिंह को खुद के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया था।
और आर्यन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आर्यन सिंह राठौर किसी के सामने झुके, पर उसे वह जमीन चाहिए थी, इसलिए उसे झुकना पड़ा। उसे इसलिए यह सब करना पड़ रहा था, पर उसने सोच लिया था जमीन उसे मिलते ही वह मीरा को सबक सिखाएगा। इसलिए उसने संग्राम को देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, कहाँ है, उसका पता करो, हमें आज उनसे मिलना है। संग्राम आर्यन को देखते हुए बोला, जी कुंवर शाह। वहीं बाहर मीरा और निकिता शोभनाथ के मंदिर के प्रांगण में टहल रहे थे। निकिता छोटे बच्चों की जैसे यहाँ वहाँ देखे जा रही थी। शाम के वक्त मंदिर के पास वातावरण एकदम पॉजिटिव शांत रहता है और यही मीरा को सबसे ज़्यादा पसंद है। तभी मीरा निकिता से कहती है, लेकिन अब तुम घर जाओ, हमें यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है। निकिता मीरा से सवाल पूछते हुए कहती, जी जी माँ, क्या ज़रूरी काम है? मीरा निकिता को जवाब देते हुए बोली, कोई है जो हमारे एकेडमी को खरीदना चाहता है, तो उसी का बॉस राजस्थान से मुझे मिलने आया है। अभी उसका मैसेज आया था, तुम जाओ, हम कुछ देर में आते हैं। निकिता मीरा की बात सुनकर अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद मीरा शोभनाथ मंदिर के प्रांगण में बैठी हुई थी। अब शोभनाथ मंदिर समुद्र किनारे होने की वजह से हवाएं जोर जोर से चल रही थी, जिसकी वजह से मीरा के खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। तभी मीरा के सामने से दो शख्स आ रहे थे। उनमें से एक आर्यन का असिस्टेंट संग्राम और दूसरा आर्यन। तभी संग्राम मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह मिस सोलंकी सर यहाँ है। आर्यन ने मीरा की तरफ देखता है तो उसे मीरा का चेहरा नहीं दिखाई देता, क्योंकि हवा की वजह से मीरा के चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे। तभी आर्यन और संग्राम मीरा के करीब आते हैं, पर मीरा का उन पर ध्यान नहीं था। वह अपने में ही कुछ गुनगुनाए जा रही थी। तभी संग्राम मीरा को अपने ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहता है, मिस सोलंकी। मीरा उनकी तरफ देखती है और अपने एक हाथ से जो बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे वह अपने कान के पीछे करते हुए कहती है, जी। आर्यन ने जब मीरा का चेहरा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने मीरा को देखते हुए कहा, तुम। आर्यन के मुंह से जब संग्राम ने तुम सुना तो वह हैरान हो गया। उसने हैरानी से अपने मन में कहा, क्या सर मीरा जी को पहले से जानते हैं? इधर मीरा भी आर्यन के मुंह से तुम शब्द सुनकर हैरान हो गई। फिर उसने आर्यन को देखते हुए कहा, क्या आप हमें जानते हैं? आर्यन मीरा की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम वही हो ना जिसने सब लोगों के सामने दो लड़कों को बेरहमी से मारा था? मीरा उसे कंफ्यूजन लुक देते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? आर्यन, तुमने समुद्र किनारे उन दो लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा था और उन्हें उल्टा पुलिस के हवाले भी कर दिया। मीरा को अब सारा माजरा समझ में आया था। फिर उसने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने काम ही वैसे किए थे, इसलिए हमें हमारे हाथों को कष्ट देना पड़ा। वह बात छोड़िए, आपको जो बात करनी है वह हमसे कर सकते हैं। फिर आर्यन संग्राम को जाने का इशारा करता है और खुद मीरा से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। संग्राम आर्यन का इशारा पाते ही वहां से चला गया था। अब आर्यन मीरा से बात शुरू करते हुए कहता है, आपको पता ही होगा कि हम किस सिलसिले में बात करने आए हैं। मीरा आर्यन को देखते हुए एटीट्यूड से जवाब देती है, और आपको मेरा जवाब पता ही होगा, तो फिजूल में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। आर्यन को मीरा का यह एटीट्यूड सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से से मीरा से कहा, देखिए मीरा जी, हमें कोई से भी हालत में वह जमीन चाहिए तो आप हमें ऐसे ही दे दीजिए, नहीं तो हम उसे किसी भी हालत में छीन सकते हैं। मीरा आर्यन को देखते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है, यह जमीन तो आपको मिलने से रही। हाँ, यहाँ पर आपको जो जमीन चाहिए वो ले सकते हैं, पर अकेडमी वाली जमीन छोड़कर वह जमीन मेरे नाम पर नहीं है और मैं आपको बेच भी नहीं सकती हूँ। आर्यन ने जब मीरा का जवाब सुना तो उसने कहा, आपको वो जमीन कोई सी भी हालत में हमें देनी होगी, चाहे वह नाम पर हो या नहीं। हम आपको उसकी 4 गुना कीमत दे सकते हैं। मीरा आर्यन को जवाब देते हुए फिर से, आपको हम कितनी बार समझाएं मिस्टर राठौर, हम वह ज़मीन आपको नहीं दे सकते हैं और हम उसे बेचना भी नहीं चाहते, तो आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं और आप अपना टाइम ना बर्बाद करो और मेरा भी टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि मुझे बहुत से काम हैं। आर्यन अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहता है, कौन से काम? गुंडों वाले या किसी की सुपारी ले रखी है आज भी? सुनना मीरा का यह बात सुनना था कि वह आर्यन से कहती है, मैं कौन सा भी काम करूं, आपको उससे क्या मतलब है? और आपको उससे मतलब होना भी नहीं चाहिए। मैं गुंडे वाले काम जब करती हूँ तब किसी पर मुसीबत आती है तब, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आर्यन ने
मीरा को देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम वह जमीन मुझे नहीं दे रही हो। तुम चाहो तो मैं उसकी 10 गुना कीमत दे सकता हूँ। अगर पैसों की बात है ना आर्यन सिंह राठौर, तो पैसों की कमी नहीं है। तुम जितना अमाउंट बताओगे मैं उतना दे सकता हूँ। मीरा आर्यन को जवाब देते हुए बोली, आपको बड़ा घमंड है अपने पैसों पर। एक बात तो समझ लीजिए आर्यन जी कि हर चीज पैसों से नहीं तौली जाती है और ना ही पैसों से खरीदी जाती है। हाँ, आप उस जमीन के मुझे 100 गुना या 150 गुना भी पैसे देंगे तो भी मैं वह जमीन आपको देने नहीं वाली हूँ। आर्यन को मीरा की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। फिर आर्यन ने मीरा को देखते हुए कहा, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की आर्यन सिंह राठौर को मना करे, यह तुम्हारी औकात नहीं है। मीरा को भी अब आर्यन पर गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से से कहा, हम 2 कौड़ी की लड़की हैं, फिर हमसे बात क्यों कर रहे हो? यहाँ से चले जाइए, वरना अगर हमारा पारा खसका ना तो यहीं हम आपको आपके लंका लगा देंगे। तो प्लीज यहाँ से जाइए। आर्यन मीरा पर गुस्सा हुए जा रहा था। आर्यन मीरा से गुस्से में कहता है, तुम जानती नहीं हो आर्यन सिंह राठौर को वह क्या क्या कर सकता है। मीरा आर्यन का मजाक उड़ाते हुए बोली, तो करवा दो इंट्रो। हम यहाँ पर इंट्रो करवाने के लिए तो बैठे हैं। मिस्टर आर्यन सिंह राठौर, आप कहीं के राजा हो या कहीं के सरकार, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप होंगे अपने राजस्थान के कुंवर मिस्टर। यह गुजरात है। यहाँ पर लोग जितने स्वीट दिखते हैं उतने ही तीखे हैं। हाँ, अगर उन स्वीट लोगों पर आपने कड़वाहट का जहर घोला तो वह आपको उल्टा वही जवाब देंगे जो आपने उन्हें कहा है। तो हमसे दूर रहिएगा, वरना अपने समंदर किनारे देख लिया होगा हमने उन लड़कों का क्या हाल किया था। आर्यन का गुस्से का पारा अब चढ़ चुका था। उसने गुस्से से मीरा के कंधे पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आर्यन सिंह राठौर को धमकी दी? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम बस एक 2 कौड़ी की मामूली लड़की हो जिसे हम चुटकियों में मसल सकते हैं। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले मर्द का अटेंशन पाना चाहती हो, इसलिए तुमने मुझे यहाँ तक बुलाया और मेरे सामने सती सावित्री होने का ढोंग कर रही हो। जब मीरा ने अपने चरित्र पर सवाल उठते हुए देखे तो उसे सहन नहीं हुआ और उसने आर्यन को एक तमाचा जड़ दिया। यह तमाचा इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ पूरे सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में गूंज गई। आजू बाजू के लोग भी आर्यन और मीरा की तरफ देखने लगे और लोगों में बातें होने लगी। पर मीरा का उन लोगों पर और उनकी बातों पर ना ध्यान देते हुए आर्यन से कहा, कुमार आर्यन सिंह राठौर, आप खुद को समझते क्या है? आप अपने स्वाभिमान में इतना चूर हो कि अपने आगे किसी को देखते नहीं हो और कुछ समझते नहीं हो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मैं तो कहती हूँ लड़की ऐसे बिल्कुल नहीं होती हैं। आप जैसे घटिया छोस वाले मर्द इस समाज में है ना, इसलिए लड़की जात बदनाम है। यह थप्पड़ याद रखिएगा। और अपनी किसी लड़की के चरित्र के बारे में कहा है, अगर आइंदा से फिर से आपके मुंह से यह लफ्ज़ निकले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और कसम सोमनाथ की, आइंदा से मुझे दिख भी गए ना तो वहीं मार डालूंगी। मीरा ने उसे यह कहकर वहां से चली जाती है और आर्यन उसे गुस्से भरी नजरों से जाता हुआ देख रहा था। फ्लैश बैक एंड। मीरा ज्योति को यह सब बताए जा रही थी और ज्योति बड़े गौर से यह सब सुन रही थी। मीरा ने जब कहना बंद कर दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ज्योति की भी आंखें नम हो चुकी थी मीरा की कहानी सुनकर। फिर भी ज्योति ने मीरा से पूछा, थप्पड़ के बाद क्या हुआ दीदी? मीरा ज्योति की तरफ देखकर एक दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, होना क्या था? उन्होंने जमीन के बारे में सारी जानकारी निकाली। वह जमीन राजकोट के राजा जी की बहन सुमित्रा जी की थी। हम जब सोमनाथ आए थे तब उन्होंने ही हमें और निकिता को सहारा दिया था। उन्होंने ही हमें आगे की पढ़ाई करवाई और हमें राजनीति युद्ध कौशल सिखाया। उनका इस दुनिया में उनका कोई नहीं था बस अपने भाई के सिवाय। और राजकोट के राजा हमारे मुंह बोले मामा लगते हैं। यह बात सिर्फ हमारी माँ और हमारे पिताजी को पता थी। शैतान सिंह को इसकी कानो कान खबर नहीं थी कि हम राजकोट में छुपे हुए हैं। सुमित्रा जी हमें सोमनाथ लेकर आई। फिर उनके आखिरी दिनों में उन्होंने उनकी ज़मीन हमारे नाम कर दी और निकिता के नाम पर एक हवेली कर दी थी। और हमारी माँ और सुमित्रा जी पक्की सहेलियाँ थी। हम हमारी सगे मामा के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि वह भी उन सब में शामिल थे। सुमित्रा जी ने हमें और निकिता को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, बल्कि उन्होंने अपना सरनेम भी हमें दिया, सोलंकी। पर उन्होंने मेरा निकिता को और
निकिता को और तेज का नाम बदल दिया। मेरा नाम आपको पता है। निकिता का नाम भी आपको पता है और तेज का नाम भी आपको पता है। फिर वह अपने मुद्दे पर आते हुए उन्होंने जमीन के कागजात निकाले और उसकी वसीयत मुताबिक यह जमीन मेरी भी नहीं थी, क्योंकि यह जमीन तो मेरे होने वाले पति की थी। यह साफ साफ उसमें लिखा था कि यह जमीन और उनकी, बल्कि सारी जमीन मीरा और उसके पति की होगी। इस बात का फायदा आर्यन सिंह ने उठाया और निकिता को किडनैप कर उसे बंदूक की नोक पर रख हमसे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया हमें। तब मैं भी मजबूर थी, क्योंकि मैंने अपने सारे आदमियों को यहाँ राजस्थान भेज दिया था। तब मैंने खून का घूंट पीकर वह शादी तो कर ली, पर कसम भी खाई कि शादी के साथ साथ आर्यन सिंह का घमंड और उसका गुरूर भी पूरे राजस्थान के सामने तोड़ूंगी। तो वह वक्त कल है और कल ही हमें अलवर जाना है। अपने ससुराल में बड़ा धमाका करना है और शैतान सिंह को भी उसके किए की सजा मिलेगी। जो जो उसने हमारे साथ, हमारे माता पिता के साथ किया है, उसका खामियाजा शैतान सिंह को भुगतना पड़ेगा। और मेरे सगे मामा को भी, उन्होंने भी अपनी सगे रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी और मैं चाहती हूँ यह सब लोग तड़प तड़प कर मरे। तब हम इतने काबिल नहीं थे ज्योति, इनसे सजा दे ताकि हम इन्हें सजा दे सकें। हमें सुमित्रा जी ने इस काबिल बना दिया है। अब हम इन सबसे बदला ले सकें, और बदला ऐसा वैसा नहीं होगा। यह बदला होगा शुरू किसी की मौत से और ख़त्म भी होगा किसी की मौत से। फिर मीरा ने ज्योति की तरफ देखते हुए कहा, ज्योति, आदमियों को तैयार कर लो और हर परिस्थिति में उन्हें तैयार रहने के लिए कहो, क्योंकि कल से एक नई जंग का आगाज करने जा रहे हैं। शैतान सिंह मुझे पहचान लेगा, क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ, और वह मुझ पर वार करेगा, और वार करते ही हमें खून की होली खेलनी शुरू कर देनी होगी। इस खून की होली में एक तो वह मरेगा, नहीं तो हम, पर मैं अपना नया पुराना सारा बदला लूंगी। इतना कहकर मीरा शांत हो जाती है। ज्योति मीरा की तरफ देखते हुए बोलती है, आप फिक्र मत करें राजकुमारी, हम यह जंग जीत कर रहेंगे। और अपनी सभी सामंतों के और सरपंचों की बात सुनी। वे लोग ना जोधपुर की गद्दी पर किसी को नहीं बैठने देंगे, और वो आपको ही जोधपुर की गद्दी का असली वारिस वह बैठाना है। सुबह का वक्त अलवर। आज राजमहल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज उनकी कुंवर सिंह की सगाई जोधपुर की राजकुमारी मालिनी से थी। सारे मेहमान भी आज जमा हो गए थे और रियासत में खुशी का माहौल था कि उन्हें आने वाली हुक्मरानी शाह का पता चलने वाला था, क्योंकि यह घोषणा हो चुकी थी कि शादी के कुछ दिन बाद ही आर्यन का राज्याभिषेक होगा और आर्यन इस रियासत को, राजस्थान को संभालने लगेगा। इसलिए सब सगाई में सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि आज अलवर में सारी रियासत के राजा और उनके परिवारजन आने वाले हैं, और साथ में पूरे भारत से अलग अलग राज्यों के मेहमान भी आने वाले थे, और देश के बड़े बड़े मंत्री भी वहां पर रहेंगे। मीडिया भी वहां पहुंच चुकी थी, बाहर से टेलीकास्ट कर रही थी। महल के अंदर चहल पहल चालू थी। पत्र लेखा जी सबको ऑर्डर दिए जा रही थी और खुद भी बहुत सारे काम कर रही थी। तभी पीछे से माधुरी जी आकर पत्र लेखा जी से कहती है, जी आप थोड़ा सा आराम तो कर लो। कब से हम देख रहे हैं आप काम कर रही हो, बाकी हम कर लेंगे। आप जाइए नाश्ता कर लीजिए। पत्रलेखा जी मुस्कुराते हुए माधुरी जी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, अरे माधुरी, आपको पता है ना आज हमारी बेटी की सगाई है, हम कोई कमी नहीं चाहते, इसलिए हम खुद ही जुट गए काम में। माधुरी जी पत्रलेखा जी से कहती हैं, जी आप जाइए, हम कर लेंगे बाकी के काम। पहले आप खाना खा लीजिए या नाश्ता तो कर लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पत्रलेखा जी माधुरी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, माधुरी, सुबह शाम एक बात सताए जा रही है। आज हमारे मन में बहुत बेचैनी है, ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है। हम क्या करें, बेचैनी को निकालने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने खुद को काम में जुटा लिया। माधुरी उन्हें समझाते हुए कहती है, अरे जी ऐसा होता ही रहता है। अगर आप अपने बेटी की शादी करो तो उसके लिए मन में डर सा लगा रहता है कि बहू कैसे मिलेगी। चिंता नहीं करो और नाश्ता कर लीजिए, शाम को सगाई भी तो है, फिर से भागा दौड़ी में आपका रह जाएगा। आर्यन अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे सख्त एक्सप्रेशन थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे, ना ही आंखों में कोई चमक। ऐसे ही आर्यन अपना काम करता जा रहा था। कहते हैं कि शादी में दूल्हे के चेहरे पर एक अलग ही नूर रहता है। यहाँ पर नूर नहीं, एक अनकही उदासी थी जो आर्यन के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वह यह सगाई और शादी मजबूरी में कर रहा था, क्योंकि वह अपने पिता और माता की बात
कभी टालता नहीं टालता। वह अपने मन में सोचता है मीरा कहाँ गई होगी। ना ही वह गुजरात में है और ना ही अमेरिका में। वह गई तो गई कहाँ। हाँ दोस्तों, आर्यन को यह बात पता चल चुकी थी कि मीरा अमेरिका नहीं गई है, बस उसकी बहन गई है। पर वह यह बात नहीं जानता था कि मीरा कहाँ है। पर वह यह सोचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी मूड को डाइवर्ट करते हुए कहा, हमें क्या करना है। हमने तो उन्हें उनके किए की सज़ा दे दी और हम यह शादी भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह धोखा होगा। मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। क्या हो रहा है मुझे। यह अचानक उनका नाम याद आते ही मेरे दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है। क्या है उनके नाम में। जब पहली बार मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मुझे वह आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगी। ऐसा लगा कि वह मेरे सामने है, पर उन्हें जाए हुए कई साल हो गए, तकरीबन 7 साल। पुराने दिनों को याद कर रहा था तो वहीं कोई अपनी नई साजिशें रच रहा था। जोधपुर में आज काफ़ी खुशहाली का माहौल था। खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कहते हैं ना, हम जब किसी की खुशियों को नज़र लगाते हैं तो हमारी खुशियाँ भी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ होने वाला था। शैतान सिंह अपने महल में बैठा हुआ था। वह अपनी बेटी मालिनी से बात कर रहा था। अगर तुम हुक्मरानी शाह बन गई तो पूरा राजस्थान तुम्हारे हाथों में होगा और यह जोधपुर रियासत तुम्हारे भाई की होगी। हमने कई सालों तक इसका इंतजार किया है। हम इस राजपाट को कभी हासिल नहीं कर पाए, पर हम तुम्हारे भाई को यह देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मालिनी अपने पिता से कहती है, बाबा साहब चिंता ना करें, यह जो आपका सपना है ना, यह हम पूरा करेंगे। हमारी शादी होते ही हम उन करीब सरपंचों को हटाएंगे और मेहरानगढ़ के राजा को भी हटाएंगे। उनके चलते ही हमें हमारी रियासत नहीं मिल रही है और ना ही हम इसकी गद्दी पर एक वारिस बेटा पा रहे हैं। शैतान सिंह अपनी बेटी की बातों से बहुत खुश था, इसलिए अपनी बेटी से कहता है, तुम्हारा भाई मान सिंह आ रहा है, आज रात सगाई में पहुंच जाएगा और उसके साथ तुम्हारी माँ भी आ रही है। इधर यह दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे, उधर जयपुर में मीरा अपने मकसद को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रही थी। जयपुर वीरान हवेली। जयपुर में मीरा अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने आदमियों को जमा कर रही थी। साथ ही उसके साथ देने के लिए मेहरानगढ़ के राजा अमर सिंह शेखावत मीरा का साथ दे रहे थे। मीरा और सभी सरपंचगण उनके साथ अमर सिंह शेखावत बैठे हुए थे। उनके बीच कुछ बात चल रही थी। अमर सिंह शेखावत कहते हैं, मीरा जी, आप तो राजस्थान आ गई, पर आप करोगी क्या। क्या करेंगी आप आर्यन सिंह राठौर को तो उनके किए की सज़ा दे देंगी, फिर क्या करेंगी आप। अगर शैतान सिंह को इसके बारे में पता चला तो वह आप पर हमला करने के बारे में ज़रूर सोचेगा। मीरा ने अमर की तरफ देखते हुए कहा, अमर तुम हमारी चिंता मत करो। हम 7 साल तक सोमनाथ में रहे और वहाँ रहकर हमने अपने दुश्मनों से कैसे निपटना है वह तो सीख लिया है, तो आप हमारी चिंता ना करें। और रही बात शैतान सिंह की, तो वह मैं उसे देख लूँगी। बस आप हमारे साथ रहें, हमें बस इतना ही चाहिए। तभी गांव के मुखिया उनमें से एक मुखिया ने कहा, राजकुमारी आप जी बात तो सही कह रही से। आपके साथ हम सारे सरपंच हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शैतान सिंह घनी चाली चल रहा है से, पर वो कामयाब ना होगा। आप आज शाम के लिए तैयार रहो, बाकी हम सब देख ले बाकी हम सब देख लेवेंगे। अमर ने कहा, जी आपको क्या लगता है मासी जिंदा होंगी। क्योंकि जब महल पर हमला हुआ हमें उसके अगले दिन पता चला, पर बाद में पता चला कि आप तीनों महल में नहीं हैं और मासी ने और मौसा शाह ने आपको वहाँ से निकाल दिया है। और हमें यह पता चला कि मासी और मासा इस दुनिया में नहीं रहे। हमें मासा का पार्थिव शरीर मिल गया था और मासी का नहीं मिला। पार्थिव शरीर का सब लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मासी को ढूंढने की कोशिश की तो वह कहीं नहीं मिली, उनका पार्थिव शरीर भी नहीं मिला। जब इस बारे में बाबा सा शैतान सिंह से पूछा तो उसने जवाब दिया कि वह आदमियों को मारने में व्यस्त था, बाकी का उसे कुछ नहीं पता है। मीरा ने अपने चेहरे पर शांत भाव लाते हुए अमर से कहा, देखो अमर, शैतान सिंह बहुत चालाक था। उसने किसी को कानो कान खबर भी ना होने दी कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह इतना चालाक है, उसने हमारे पापा का मन भी जीत लिया था। और रही बात किसी को
मारने से तो उसे यह रियासत नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि बाबा शाह ने रियासत हम तीनों में बांट दी थी। तो यह सवाल बिल्कुल जायज़ नहीं है कि उसने माँ शाह को मारा होगा, क्योंकि वही जीने से पता था और वह उन्हें कौन सी भी हालत में जिंदा रख सकता है। मैं जितना जानती हूँ शैतान सिंह को उससे कई गुना ज़्यादा चालाक है, और हमें भी लगता है मासा जिंदा है, इसलिए हम कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। सभी लोग मीरा की बात ध्यान से सुन रहे थे। किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि शैतान सिंह किस हद तक अपनी दरिंदगी दिखा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर के महल के तहखाने में एक औरत जोर जोर से कहे जा रही थी, तू जो यह सगाई करने जा रहा है ना, यही तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। तुझे क्या लगता है कि सगाई आसानी से हो जाएगी? देखते जा तो ऊपर वाला क्या खेल रचा कर भेजता है। मुझे बड़ा घमंड है ना शैतान सिंह, अपनी शैतानी चालों पर तुझे। एक बात याद रखना, शेर को भी सवा शेर मिलता है, और तुझे वह सवा शेर जल्दी मिलने वाला है, शेरनी। इतना कहकर वो पागलों जैसे हंसने लगती है। शाम का वक्त, अलवर राजमहल। महल के प्रांगण में एक बड़ा सा मंडप सजाया हुआ था, और वहीं मंडप के अंदर एक बड़ा सा स्टेज सजाया हुआ था, और उसके आजू बाजू सफेद कलर के फूल लगाए हुए थे, क्योंकि दिखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। वहीं स्टेज के दीवार पर दो दिल बने हुए थे, और उसमें लिखा हुआ था आर्यन इंगेज्ड मानली। पर ध्यान से देखने पर उस दिल में पतली सी दरार आ गई थी, पर उस पर ध्यान किसी का नहीं था। वहीं मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था। आर्यन के घर वाले आज बहुत खुश थे। जगत सिंह जी मेहमानों से मिल रहे थे, वहीं पत्रलेखा जी और माधुरी जी दोनों अपने काम में व्यस्त थे। रिद्धि और सिद्धि दोनों मुंह लटकाए हुए बैठी थी। उन्हें आज सगाई का दिन कम और मातम का दिन ज्यादा लग रहा था। रिद्धि अपनी बहन सिद्धि से कहती है, छोटी, स्टेज पर सजे हुए इन सफेद फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है हम किसी के फ्यूनरल पर आए हैं। सिद्धि अपनी बहन से कहती है, देखो दीदी, मालिनी कैसे भी हो अब हमारी भाभी बनने वाली है, और ऐसे शुभ समय पर मातम की बातें मत किया करो। रिद्धि मुंह बनाते हुए कहती है, देखो छोटी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वह मालिनी। कितनी नचड़ी है वो, एक नंबर की चुड़ैल दिखती है। अगर वह मेकअप करती भी है ना, तो किलो के भाव में करती है। और बाबा शाह को उसमें ऐसा क्या दिखा जो उसे हमारी भाभी बना रहे हैं? सिद्धि कहती है, आप सही कह रही हो दीदी, हमें भी वह चुड़ैल बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है, और हम इसमें टांग भी नहीं अड़ा सकते हैं। महादेव करे आज सगाई में कोई तूफान आ जाए और यह मालिनी उसमें समा जाए। इन दोनों की यहाँ पर बातें चल रही थी, वहीं दूर कोई इन दोनों को लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। वह लड़का देखने में बिल्कुल लफंगा लग रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 21 साल होगी, पर चेहरे से ज़्यादा अय्यास लग रहा था। दिखने में तो ठीक ठाक है, पर उसके चेहरे पर दरिंदगी साफ झलक रही थी। यह और कोई नहीं, मालिनी का भाई मान सिंह था। यह मुंबई पढ़ने गया था, और अपनी बहन की सगाई का सुन उसकी सगाई में शामिल हो गया था। वहीं साथ में उसके लफंगे दोस्त भी थे, वह सब उसी की उम्र के थे। उसके दोस्त ने मान सिंह से कहा, मान, यह दोनों खूबसूरत अप्सरा ये कौन है? मानसिंह उन दोनों को हवस भरी नजरों से देखते हुए कहता है, यह तो तुम तुम्हारी होने वाली भावियां हैं। आय हाय! मानसिंह की यह बात सुनकर उसके दोस्त कंफ्यूज हो गए, इसलिए उन्होंने मानसिंह को देखते हुए कहा, तेरी भाभियां या भाभी दोनों कैसे हो सकती हैं? मानसिंह उन्हें देखते हुए कहता है, जोधपुर का होने वाला राजा हूं मैं। तुम्हें जो चाहो तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और तुम्हें पता है मेरी बहन पूरे राजस्थान की हुक्मरानी सा होने वाली है। तो मुझे यह दोनों, क्या राजस्थान की कोई भी सुंदर लड़की मिल जाएगी? तुम्हें क्या लगता है यह दोनों कमशिन कलियां तुम्हारे भाई से बचकर जाएंगी? मानसिंह की बात सुनकर सारे दोस्त हंसने लगते हैं। वहीं आर्यन के कमरे में आर्यन तैयार हो रहा था। उसने आज गोल्डन कलर की शेरवानी और साथ में सफेद कलर की धोती पैंट पहनी हुई थी, और उसके चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए उसने सिर पर एक राजस्थानी पगड़ी थी, गले में मोतियों की माला, और चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। ऐसा लग रहा था आर्यन यह सगाई किसी दबाव में आकर कर रहा है, पर अब उसका मन आज बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सगाई में कोई अनहोनी होने वाली है जो होनी नहीं चाहिए, पर उसने अपने मन का वहम समझकर टाल दिया, और वह जिसे वहम समझ रहा था वह जल्दी उसकी चौखट पर टकराने वाला है, क्योंकि मीरा अपना रुद्र रूप लेकर ही यहाँ आएगी। आर्यन की बेचैनी उसे सताए जा रही थी।
वहीं अलवर महल, वहीं शाम हो चुकी थी, शाम के 7 बज रहे थे। तो वहीं महल के सामने सगाई के मंडप में भीड़ जमा होने लगी थी। वीआईपी मेहमानों का आना शुरू हो गया था। वहीं आजू बाजू की रियासत के राजा भी आ चुके थे। प्रजा के लिए बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी और वहीं वीआईपी मेहमानों के लिए बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की हुई थी। पत्रलेखा जी स्टेज के पास ही बैठी हुई थी और उनके बाजू में जगत सिंह जी, जयदेव जी के बाजू में माधुरी जी और माधुरी जी के बाजू में रिद्धि और सिद्धि। सबने आज की राजशाही पोशाक पहनी हुई थी जो कि उनकी सुंदरता को चार चांद लगा रही थी। बाजू में एक तरफ रावत परिवार मतलब शैतान सिंह का परिवार बैठा हुआ था। शैतान सिंह, उसके बाजू में उसकी पत्नी अवंतिका, अवंतिका के बाजू में शैतान सिंह का बेटा मान सिंह, उनके साथ में शैतान सिंह की माँ सीमा और वहीं बाजू में शारदा बैठी हुई थी। वहीं अलग अलग रियासत के राजा उनके पीछे बैठे हुए थे। शैतान सिंह अपने मन में कहता है, आज तो सगाई और 5 दिन बाद शादी, फिर जोधपुर रियासत मारे बेटे की होगी। मारे बेटे की होने से कोई रोक भी नहीं सकेगा। यही ख्याल अवंतिका के मन में भी थे। अवंतिका बेहद लालची औरत थी। वह भी अपने पति शैतान सिंह जैसे ही सोचती थी। दोनों की सोच में बस यही फर्क था कि दोनों किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। सभी अभी प्रजा में कुतूहल का माहौल था। अलवर के कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, हुक्मरानी का चेहरा देखने मिल जाएगा, क्योंकि पूरे पूरे राजस्थान पर जो चेहरा राज करने वाला है, उस चेहरे को आज हम पहली बार देखेंगे। बाजू में उसकी औरत थी। उसने कहा, सही कह रहे हो आप, आज घने दिन बाद या महल में शुभ काम हो रहा है। जी वास्तव में घनी खुश हूँ। ऐसे ही प्रजा में अलग अलग प्रकार की बातें चलती रही। आर्यन अब स्टेज पर आ चुका था। दिखने में आर्यन किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, पर उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे, या कहें कोई भाव नहीं थे। पत्रलेखा जी अपने बेटे को स्टेज पर देखकर खुश भी थी और उनके मन में एक बेचैनी भी चल रही थी। उनके मन में ऐसी बेचैनी चल रही थी कि कोई अनहोनी ना हो जाए, पर अनहोनी उनके दरवाजे के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। बस दस्तक देने की देर है। मालिनी को भी स्टेज पर बुलाया जाता है। मालिनी जब स्टेज पर आती है तो रिद्धि और सिद्धि के मुंह बन जाते हैं। रिद्धि अपने मन में कहती है, कितनी कुटिल औरत है। सिद्धि उसकी मन की बात समझते हुए कहती है, सही कहा दीदी आपने, कुटिलता उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही है, पर हम कुछ कर नहीं सकते, हम परिस्थितियों के मारे बंधे हुए हैं। मालिनी दिखने में बुरी नहीं थी और वह मेकअप ज्यादा करती थी क्योंकि वह सुंदर दिखना पसंद करती थी। मालिनी ने राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था जिस पर सोने की नक्काशी की हुई थी। वहीं माथे पर राजस्थानी मांग टीका, हाथों में राजस्थानी कंगन और गले में राजशाही हार जो कि बहुत पुराना लग रहा था। मालिनी ने चेहरे पर बहुत मेकअप किया हुआ था जो कि साफ साफ झलक रहा था। वहीं जब प्रजा ने मालिनी और आर्यन को स्टेज पर आते हुए देखा तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, कुंवर आर्यन सिंह राठौर की जय, कुंवर आर्यन सिंह राठौर की जय। ऐसे ही नारे मालिनी के लिए भी लगने लगे, राजकुमारी मालिनी की जय, होने वाली कुमारिनी की जय, कुंवर रानी की जय। ऐसे ही नारे लगते रहे। वहीं स्टेज पर पंडित जी कुछ रस्में करने लगते हैं। कुछ देर बाद रस्में पूरी हो जाती है और पंडित जी कहते हैं, एक दूसरे को अंगूठी पहना दीजिए। यह सुनते ही रिद्धि सिद्धि उठी और सोने के ताल गुलाब की पंखुड़ियों सजी एक अंगूठी आर्यन की तरफ ले जाने लगी। वहीं सेम टू सेम था मालिनी का भाई मानसिंह लेकर आ रहा था। दोनों ने अपनी अपनी तरफ की अंगूठियां उठाई, एक दूसरे को पहनाए नहीं जा रहे थे कि एकदम से मौसम बदलने लगा। अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था, पर मंडप मजबूत था इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। आर्यन और मालिनी एक दूसरे को अंगूठी पहनाने जा रहे थे कि तभी एक आवाज उन्हें रुकने को कहती है, रुक जाओ। सब लोग, मेहमान और प्रजा उस आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां एक जिप्सी आकर रुकती है। उसके अंदर दुल्हन के जोड़े में एक लड़की 16 श्रृंगार किए हुए बैठी हुई थी। उसके आजू बाजू और पीछे कुछ गाड़ियों में उनके उसके आदमी थे। उस लड़की ने अपने चेहरे पर घूंघट लेकर रखा हुआ था जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था जो अक्सर राजस्थान दुल्हन अपनी शादी पर पहनती है। वह लड़की गाड़ी से उतरती है। उसकी गाड़ी से उतरते ही हवा तेज होने लगी थी, साथ में मौसम का रूप बदलने लगा था। यह सब देखकर हैरान थे कि लड़की दुल्हन के जोड़े में कौन है, कि गाड़ी से उतरती है वो लड़की और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगती है और वह मेहमानों और प्रजा के बीच आकर खड़ी होकर कहती है,
स्वागत नहीं करोगे हमारा? आर्यन जब यह आवाज सुनता है तो उसके मन में फिर से बेचैनी शुरू हो जाती है। सब लोग उस लड़की की तरफ देख रहे थे जो कि दुल्हन के लिबास में 16 श्रृंगार किए हुए यहाँ प्रकट हो गई थी। सबके मन में जानने की इच्छा थी कि यह लड़की कौन है। वहीं अब पत्रलेखा जी और उनके परिवार जब वह भी उस लड़की को देखने लगते हैं, शैतान सिंह के मन में अब अनकही बेचैनी शुरू हो गई थी। उसे भी पता नहीं था कि यह बेचैनी है उसके मन में क्यों शुरू हो रही है, पर अब उसके मन में ख्वाब आने लगा था, क्योंकि उसने अपने महल में कैद हुई औरत की बातें सुनी थी और उसके मन में अनकही बातें चलने लगी थी, इसलिए उसके मन में भी बेचैनी बढ़ने लगी। वहीं बाकी लोगों के मन में उत्सुकता थी कि यह लड़की कौन है जो आर्यन सिंह राठौर की सगाई रोक रही है। सब लोगों के और मेहमानों के बीच बातें होने लग गई थी कि यह लड़की कौन है जो दुल्हन के लिबास में यहाँ आ गई है। वही आर्यन के मन में एक ही ख्याल आ रहा था जो वह सोचना भी नहीं चाहता था। तभी वह लड़की अपने कदम आगे बढ़ाती है और उसके पीछे पीछे उसके सारे आदमी कदम बढ़ाते हैं और मंडप के बीचों बीच वहीं रुक जाती है। वहीं उसके आदमी उसे गिरे हुए वहीं पे खड़े हो जाते हैं, घेरे हुए उनको खड़े हो जाते हैं। जगत सिंह जी उस लड़की से सवाल करते हुए पूछते हैं, कौन हो तुम और क्यों तुमने सगाई रुकवा दी? यह बताने का कष्ट कर सकती हैं आप? तभी वह लड़की अपनी आवाज में सबसे कहती है, खड़ी खम्मा आप सब ने। फिर वह जगत सिंह की तरफ देखते हुए कहती है, मैं यहाँ आई हूँ उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैंने सुना है कि राजस्थान के हुकुम मतलब राजस्थान के राणा सा जगत सिंह जी आपके यहाँ पर जो फरियाद लेकर आता है आप उसे न्याय दिलाते हैं। जगत सिंह जी कहते हैं, हाँ मैं उसे न्याय दिलाता हूँ, पर अब यह समय ठीक नहीं है, तुम बाद में आओ। पत्रलेखा जी भी उठकर कहती हैं, यह सही कह रहे हैं, तुम बाद में आ जाना, हमारे घर पर हमारे बेटी की सगाई है। तभी वह लड़की अपनी आवाज में कहती है, यह सगाई तो हो नहीं सकती और ना ही यह सगाई होगी, क्योंकि मैं इस सगाई को होने नहीं दूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है। जगत सिंह जी पत्रलेखा जी उस लड़की को देख रहे थे और तभी प्रजा में और मेहमानों में उस लड़की के बारे में बातें होने लगती हैं। प्रजा में से फिर एक आदमी कहता है, लड़की तुम्हें समझ नहीं आ रहा है राणा साहब ने क्या कहा, तुम बाद में आना, अभी यहाँ खुशी का माहौल है इसलिए। तभी सब लोग लड़की को यही कहने लगते हैं कि वह बाद में आए, पर वह लड़की मानने को तैयार नहीं थी। आर्यन को उस लड़की की आवाज़ सुनकर उसके मन में बेचैनी चलने लगी और उसे मीरा के ख्याल आने लगे। सब लोग उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, उस लड़की को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी वह लड़की फिर से कहती है, हम यह सगाई नहीं होने दे सकते हैं। फिर से यह बात सुनकर वहां पर सारे मेहमानों और आर्यन का परिवार हैरान हो गया। शैतान सिंह भी हैरान हो गया था, क्योंकि अब उसकी खुशियों पर पानी जो फेरने वाला था। आर्यन उस लड़की से कहता है, तुम होती कौन हो मेरी सगाई रोकने वाली? इतना कहकर आर्यन उस लड़की को देखने लगता है जिसने अभी तक घूंघट ले रखा हुआ था। तभी वह लड़की अपना घूंघट उतारते हुए कहती है, मैं मीरा सोलंकी, पहचाना हमें? अरे हम गलत बोल गए, हमारा पूरा नाम मीरा आर्यन सिंह राठौर। आर्यन और सब लोगों ने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आर्यन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने मीरा है। मीरा धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आर्यन के पास जाकर कहती है, अरे पतिदेव, हमें इतने जल्दी भूल गए? हमें इतनी जल्दी भूल गए तुम? कुछ दिन पहले हमारी शादी हुई थी, तुम्हें याद नहीं रहा? पतिदेव जी, आर्यन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मीरा उसके सामने है। वहीं पत्रलेखा जी और जगत जी दोनों हैरान थे, क्योंकि दोनों जानते थे मीरा कौन है। वह एक बार उन्हें मंदिर में मिल चुके थे। फिर पत्रलेखा जी को मीरा की कही हुई बातें याद आने लगती है और उन्हें जोर का झटका लगता है। इधर आर्यन अब गुस्से में आ चुका था। उसके बाजू में खड़ी मालिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी यह क्या हो गया। वहीं जनता और वीआईपी मेहमानों में बातें शुरू हो गई। भीड़ भीड़ से मीरा प्रश्न करने लगी, पर मीरा से प्रश्न करने लगी, पर मीरा उनका जवाब ना देते हुए सीधा स्टेज पर जा पहुंची और आर्यन की हाथ की अंगूठी अपने हाथ में ले ली और खुद के हाथों में पहन लिया। फिर आर्यन को वह ताना मारते हुए कहती है, अरे वाह पतिदेव जी,
साइज तो बिल्कुल हमारी उंगली का ही है, मतलब आप हमें भूले नहीं अभी तक। आर्यन उसे गुस्से से देखे जा रहा था। फिर वह मीरा को अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें तुम्हारा सबक नहीं मिला है? यहाँ से चली जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, सभी जनता और सभी वीआईपी मेहमानों को और बाकी सबको मेरा प्रणाम। मैं मीरा सिंह सोलंकी और आपकी हो चुकी कुंवर रानी मीरा आर्यन सिंह राठौर। तभी पत्रलेखा जी मीरा के पास आते हुए कहती है, यह क्या मजाक है मीरा? फिर मीरा उन्हें देखते हुए कहती है, अरे सासू माँ, यह कोई मजाक नहीं है। मैं आपके बेटे की धर्म पत्नी हूँ। जगत जी भी और आर्यन का पूरा परिवार भी। परिवार हैरानी से मीरा की तरफ देख रहा था। वहीं अब मालिनी गुस्से में आ चुकी थी। उसने मीरा का हाथ पकड़ा, उसे थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे बिन बुलाई होने वाली शैतान, काहे अपना हाथ को कष्ट दे रही हो? मीरा के इतना कहते ही उसका हाथ पकड़ लेती है और मरोड़ कर उसको पीठ से लगाती हुई कहती है, जोधपुर की राजकुमारी, आपको अपने कमजोर हाथों को कष्ट देना नहीं चाहिए। अगर हमारा हाथ उठ गया ना, तो आप उठने लायक नहीं रहोगी। तो थोड़ा शांत रहिए और हमें हमारा परिचय और हमारी बातें पूरी करने दीजिए। फिर बाद में हम आपके और परिवार और आपसे अच्छी तरह से निपटेंगे। तो हम कहाँ थे? इतना कहकर मीरा कुछ सोचते हुए बोली, तो हम अपना परिचय दे रहे थे, तो आप सबने हमारा नाम जान लिया होगा। यह सारा तमाशा सब लोग देख रहे थे। मीरा इस मकसद से यहाँ आई थी और यह दिन आ चुका था। उसने कितने दिन मीरा इसी दिन का इंतजार कर रही थी। तभी आर्यन मीरा का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी खींच कर वह मीरा से कहता है अपनी ओर, मैंने जो सवाल पूछा तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों आई हो यहाँ? फिर मीरा बेफिक्री से आर्यन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, अपने शादी की हमसे, तो हम अपने मायके क्यों रहे? हम यहाँ अपने ससुराल आ गए। लोगों ने भी हमें सुना सुना कर पका दिया था कि एक लड़की का मायके में रहना शोभा नहीं देता, अब उसे अपने ससुराल चले जाना चाहिए, इसलिए मैं अपने ससुराल आ गई। मीरा आर्यन की बातें सुन रही थी कि शैतान सिंह को भी गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों को मीरा पर वार करने के लिए कहा, जाओ बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो? मेरा उस लड़की को मार डालो। इतना सुनते ही शैतान सिंह के आदमी स्टेज पर जाने ही वाले थे कि मीरा के आदमियों ने उन्हें रोक लिया और उन्हें वहीं दबोच दिया। मीरा शैतान सिंह की तरफ देख के बोली, अरे अरे माननीय पहरेदार जी, आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप शैतानों जैसी हरकतें कर रहे हैं? वैसे शैतान को भगाने वाला नुस्खा हमारे पास है, आपको नहीं चाहिए तो शांत बैठ बैठ गए और हमारी पूरी बातें पूरी करने दीजिए। मान सिंह को गुस्सा आ गया था। उसने अपने पिता के लिए पहरेदार शब्द सुना तो उसका गुस्सा हद से बाहर हो गया था। वहीं मीरा के पास आते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी की लड़की, जो तू मेरे पिता को पहरेदार कहे, तू होती कौन है उन्हें कहने वाली? इतना कहते ही उसने मीरा पर वार करना चाहा, पर मीरा ने उसका हाथ पकड़ते ही उसे नीचे गिरा दिया और उसका हाथ तोड़ दिया। मानसिंह दर्द से चिल्ला रहा था। वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने हम पर हाथ उठाया? मीरा ने मानसिंह को देखते हुए कहा, छोकरे, एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, हम कोई मामूली लड़की नहीं है जो हमें हाथ लगा सके। तो अभी तो तूने हाथ लगाने की कोशिश की थी ना, इसलिए तेरा हाथ तोड़ा है। अगर तू मुझे हाथ लगा देता, तेरा अंजाम क्या होता वह तो सोच भी नहीं सकता था। तभी वहां पर एक लड़की भागते हुए आकर कहती है, अरे मीरा, क्यों इन लोगों को इतना कष्ट दे रही हो? जल्दी निपटा दो। उस लड़की की बात सुनकर सब लोग उस लड़की की तरफ देखने लगे। वह लड़की कोई और नहीं, ज्योति थी। फिर सभी ने उसकी बात को इग्नोर किया और पत्रलेखा जी कुछ कहती उससे पहले जगत जी ने कहा, देखो लड़की, तुम यह जो तमाशा कर रही हो, तुम बहुत पछताओगी। यहाँ से तुरंत चली जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा उनसे आदर भाव से कहती है, अरे ससुर जी, हमने पहले आपसे फरियाद की गुहार लगाई थी, आपको याद है ना? तो जल्दी से हमारा फैसला कीजिए। आपके बेटे ने हमसे ज़बरदस्ती शादी की थी और उसी के साथ ही हमें उस दिन छोड़ दिया था। तो ईमानदारी से अपनी राजस्थान के राणा सा होने के कर्तव्य को निभाएं और हमें न्याय दीजिए, वरना यहाँ से कोई भी बचकर जा नहीं पाएगा। मीरा उन्हें आदर भाव से कह रही थी या धमकी दे रही थी, यह सबको समझ आ रहा था। तभी आर्यन मीरा का हाथ पकड़कर उसकी कमर को लगाते हुए कहता है, तुम जैसी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से ऐसे बात करने की? तुम होती कौन हो? मीरा ने अपना पैर उठाया और आर्यन के पैर को मार दिया, जिससे आर्यन के
पकड़ मीरा के हाथों पर छूट गई और वह दूर हो गया। फिर मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, अगर आइंदा से हमें हाथ लगाने की कोशिश की ना तो इस छोकरे से भी बुरा हाल तुम्हारा करूंगी, तो दूर रहिए हमसे। यह सब नाटक सब लोग देख रहे थे। सगाई में यह किसी ने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की अपेक्षा नहीं की थी। वहीं रिद्धि और सिद्धि हैरानी से मीरा को देखे जा रही थी। रिद्धि सिद्धि से कहती है, सिद्धि हम सपना तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ सपने में हो सकता है। सिद्धि अपनी बड़ी बहन रिद्धि से कहती है, अरे अरे दीदी, हमें भी यह सब सपना ही लग रहा है। ऐसा सिर्फ बॉलीवुड मूवी में होता है। आज हम इसे रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं। सपना हो या हकीकत, हम दोनों में ही भाई की शादी इस चुड़ैल से नहीं चाहते थे, तो हो गया इस चुड़ैल का सत्यानाश। तू देख नहीं रही है यह जो मीरा है कितनी खतरनाक लग रही है। हाँ छोटी, आप सही कह रही हो। हमारी भाभी तो सही में खतरनाक लग रही है, जैसे कि शेरनी अकेले शिकार करने निकली हो। उन दोनों की बातें माधुरी जी और जय देव जी ने सुन ली थी, इसलिए माधुरी जी उन्हें डांटते हुए कहती है, तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाती हो, थोड़ा माहौल की नजाकत को भी समझो। यहाँ क्या हो रहा है और क्या हाल है, तुम दोनों अपना ही राप लापने बैठ गई हो। दोनों उनके डांटने पर शांत हो जाती हैं और स्टेज पर तमाशा देखने लगती हैं। वहीं सभी रियासतों के राजा यह तमाशा देख रहे थे और उनके मन में खुशी भी थी कि राजस्थान के राणा शाह के परिवार में उन्हें ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ शारदा, अंकिता और सीमा का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका प्लान कैसे फेल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से साजिश की थी जोधपुर की रियासत हथियाने के लिए, पर सारे वार उन पर ही उल्टे पड़ गए। वहीं सीमा को मीरा का चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। सीमा अवंतिका और शारदा से कहती है, यह हम दोनों को ये छोरी का चेहरा थोड़ा जाना सा पहचाना लग रहा से। शारदा उन्हें देखते हुए कहती है, अरे सौतेली, तुम बूढ़ी हो गई हो, इसलिए तुम्हारे को इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ पत्रलेखा जी मीरा की बात सुनते हुए कहती है, तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है? तुम कोई हमारे दुश्मन की साजिश भी हो सकती हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम हमें उस बारे में समझा सको? मीरा उन्हें देखते हुए कहती है, आपको सबूत चाहिए? आपका सुपुत्र है ना, जीता जागता सबूत। उनके साथ वह असिस्टेंट भी एक जीते जाते सबूत हैं। पत्रलेखा जी मीरा से कहती है, हमें किसी की सुनी बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम आंखों से देखे ही विश्वास करते हैं। तुम्हारे पास ऐसा कुछ सबूत है तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। जगत सिंह जी ने कहा, हाँ रानीशा सही कह रही हैं। यह तमाशा सबके सामने हुआ है तो सबूत भी आपको सबके सामने ही देने होंगे। फिर मीरा आर्यन की तरफ देखती है और उससे कहती है, आपके मुंह से शब्द फूटेंगे या हम ही कुछ अपने हथकंडे अपनाएं? आर्यन कुछ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था कि यह उसकी रियासत और यह उसके लोग हैं जो उन पर आंख बंद कर कर भी विश्वास कर सकते हैं। तो उसे वह कुछ जवाब नहीं देता और उसी से उल्टा सवाल करते हुए कहता है, यह तुम आई हो तो पूरी तैयारी करके आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है आर्यन सिंह राठौर इतना कमजोर है? यह बात उसने धीरे से मीरा के पास कही थी, जो कि मीरा को सुनाई दे रही थी। तभी मीरा वहां से एक माइक उठाती है और सबसे कहती है, देवी और सज्जनों, राजा हो और रानियों, यहाँ सब पर अब कोई सगाई नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो यहाँ आपको जिसको जाना है, जो यहाँ से जा सकता है, और जो यहाँ रहना चाहता है वो रुक सकता है, चाहे क्योंकि अभी पूरा तमाशा देख कर ही जाइएगा, क्योंकि कल कोई आकर मुंह उठाकर यह ना कह दे कि हम आर्यन सिंह राठौर की जिंदगी में जबरदस्ती घुस आए हैं। तभी मीरा ज्योति को अपनी आंखों से इशारा करती है। इशारा पाती है ज्योति वहां पर बड़ा सा एलसीडी लगा हुआ था, वहां जाकर एक क्लिप चला देती है। सब लोग उस क्लिप को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या था इस क्लिप में और क्या सबूत लेकर आई है मीरा, ये जानने के लिए आप लोगों को इस कहानी का नेक्स्ट भाग सुनना होगा, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।